वेलकम टू अलायंस आईएएस एकेडमी। और हम एक नई सीरीज़ स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसमें कि हम अपने यहाँ पर कंडक्ट किए गए वीकली टेस्ट का टेस्ट एनालिसिस करेंगे और इसमें हम आपको बताएंगे कि उन क्वेश्चंस को आप किस तरीके से टैकल कर सकते थे या क्या अप्रोच आपको रखनी चाहिए थी उन क्वेश्चंस को करते हुए। तो आज का जो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है वो है आपका, विच अमंग द फॉलोइंग आर द सोर्सेज यूज्ड बाय द रिसर्चर टू स्टडी द कोर्स ऑफ हिस्ट्री। यानी कि इसमें आपको बताना है कि हिस्ट्री का कोर्स के दौरान किस तरीके से रिसर्चर्स ने क्या क्या चीज़ों को यूज़ करके आपको हिस्ट्री के बारे में बताया। तो सबसे पहला है आपका मैनुअल स्क्रिप्ट, सेकंड जब आप बात करते हैं वो है आपके इंस्क्रिप्शंस, थर्ड जब आप बात करेंगे तो वो आता है पॉटरी, और फोर्थ जब आप बात करेंगे तो इसमें जो ऑप्शन है वो है बर्न्ड पीसीज ऑफ प्लांट। तो देखिए इसमें अगर आप दो तीन चीज़ों की बात करें तो मैनुअल स्क्रिप्ट्स आप आराम से इसमें से निकाल सकते थे कि मैनुअल स्क्रिप्ट्स आपने बहुत सारी पढ़ी हैं कि बहुत सारे मैन्यू स्क्रिप्ट्स को आपने देखा है कि अशोक के टाइम के मैन्यू स्क्रिप्ट्स हैं, या फिर आप बात करेंगे इंस्क्रिप्शंस के बारे में तो इंस्क्रिप्शंस भी आपके कई सारे पाए गए हैं। जैसे आप उत्तराखंड की बात करें तो एक काल से इंस्क्रिप्शन पाया गया है और भी कई सारी चीज़ें। जब आप पॉटरी की बात करते हैं तो पॉटरी में आप लोगों ने सुना होगा नॉर्दर्न ब्लैक वेयर पॉटरी, तो ये पाई जाती थी। इसमें आपने हड़प्पा की पॉटरी के बारे में सुना होगा जिसमें कि उसमें कई सारे आपको इंस्क्रिप्शन पाए गए, उनको यूज़ करा गया, उनके बारे में पता लगाया गया रिसर्चर्स के द्वारा और फिर देखा गया कि किस तरीके से आपका हिस्ट्री डेवलप हुई है। लास्ट जो चीज़ आती है वो आती है आपके बर्न्ड पीसीज ऑफ प्लांट। देखिए ये कन्फ्यूज़न वाला पॉइंट था कि यहाँ पर आप कंफ्यूज हो सकते थे, बट अगर आप नॉर्मल लॉजिक लगाएं तो आप इसको कर सकते थे कि यस प्लांट्स के द्वारा भी हमें कई सारी चीज़ें पता लगती हैं, जैसे कि वहाँ का एग्रीकल्चर कैसा था, वहाँ की फूड हैबिट्स कैसी थी, और भी कई सारी चीज़ें आप इसमें पता लगा सकते हैं। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा आपका ऑल ऑफ द अबव। तो आगे चलते हैं, हम इसमें अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और इसमें जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, कैलेंडर्स around the world are divided mostly of two types. First is geographical, second is religious. Second statement इसमें बात करता है कि calendar mainly use three type of methodology, calculate days and months such as solar, lunar and lunisolar. तो जब आप कैलेंडर्स के बारे में बात करेंगे तो आपने मोस्टली देखा होगा कि जो कैलेंडर्स होते हैं वो दो तरीके से आपको पाए जाते हैं। एक तो रिलीजियस ग्राउंड में, तो जब आप रिलीजियस ग्राउंड की बात करेंगे तो आपने देखा होगा हिंदू कैलेंडर जो हम लोग फॉलो करते हैं, एक आपका इस्लामिक कैलेंडर हो गया, क्रिश्चियन कैलेंडर हो गया। तो इस तरीके से आपके कुछ कैलेंडर्स पाए जाते हैं। जब आप ज्योग्राफी के बेस पे बात करेंगे तो ज्योग्राफी के बेस में आपने देखा होगा कि रोमन कैलेंडर, इजिप्शियन कैलेंडर, तो ये आपके पाए जाते हैं आपके ज्योग्राफी के बेसिस में। तो इस हिसाब से आपकी जो फर्स्ट स्टेटमेंट थी वो बिल्कुल करेक्ट थी। सेकंड जब आप बात करेंगे कैलेंडर्स आर मेनली यूज ऑफ थ्री टाइप ऑफ मेथडोलॉजी, तो इसमें आप देखेंगे कि यस बिल्कुल तीन तरीके से पाया जाता है। सबसे पहला सोलर, सेकंड ल्यूनर और थर्ड जब आप बात करेंगे तो वो होता है ल्यूनिसोलर। आखिरी जब आप स्टेटमेंट पढ़ते हैं तो हिंदू कैलेंडर यूज ल्यूनिसोलर मेथडोलॉजी। तो आप जब इसे देखेंगे तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। तो इससे आपका जो आंसर निकलता है वो निकलता है ऑल ऑफ द अबव। आगे बात करते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन के बारे में। तो इसमें बात करी गई है, अरेंज द फॉलोइंग फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। यानी कि आपको क्या करना है, नॉर्थ से लेके इनको साउथ की डायरेक्शन में इस तरीके से अरेंज करना है। तो जब आप सबसे पहले पढ़ते तो सबसे पहले ऑप्शन आपका दिया गया नर्मदा, सेकंड सुलेमान हिल्स, थर्ड गंगा रिवर, फोर्थ इज तुंगभद्रा रिवर। तो जब आप देखेंगे कि जो सुलेमान हिल्स है ये कहाँ पे पाई जाती है, आपकी नॉर्थ वेस्ट में पाई जाती है। और नॉर्थ वेस्ट में कहाँ पर पाई जाती है, आपकी नॉर्थ वेस्ट में पाई जाती है आपकी पाकिस्तान और अफगानिस्तान के एरिया में। तो इस तरीके से आप इसको देखेंगे और इसके बाद अगर आप देखें मैप के अकॉर्डिंग तो इसमें जो आपका आता है वो आता है आपका गंगा रिवर, जो कि आपका पाया जाता है इंडो गैंगेटिक प्लेन्स में। तो फर्स्ट ये हो गया, सेकंड ये हो गया, थर्ड अगर आप बात करेंगे तो आती है आपकी नर्मदा रिवर, और फोर्थ बात करेंगे तो आपकी आती है तुंगभद्रा रिवर। तो इस तरीके से हम अगर इसे अरेंज करने जाए तो ऑप्शंस बनेंगे 2, 3, 1, 4। तो इस हिसाब से आपका हो गया ऑप्शन बी करेक्ट। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम। तो अगला जो क्वेश्चन था वो है आपका भीमबेड़का केव से रिलेटेड। तो जब आप भीमबेड़का केव्स के बारे में पढ़ेंगे तो सबसे पहली चीज़ जो इसमें पढ़नी है आपको, उसकी
वो किस जगह पे पाई जाती है। तो इसमें फर्स्ट स्टेटमेंट बोल रहा है, इट इज़ अ न्यूलिथिक साइट लोकेटेड साउथ ऑफ भोपाल इन विंध्याचल रेंजेस ऑफ मध्य प्रदेश हैविंग मोर देन 500 रॉक पेंटिंग। सेकेंड जो स्टेटमेंट बात कर रहा है, द केव्स ऑफ भीमबेडका वाज डिस्कवर्ड बाय वी.एस. वांकरकर। थर्ड जो स्टेटमेंट बोल रहा है वो ये कह रहा है कि इट वाज डिक्लेयर्ड एज यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन 2003। तो देखिए इस क्वेश्चन में आपको इन 3 स्टेटमेंट को देख के अपना आंसर देना है और इसमें आपको बताना है कि कौन सा आपके करेक्ट स्टेटमेंट है। तो जब आप पहले की बात करते हैं तो पहली आपकी गलत स्टेटमेंट है, क्यों? ये न्यूलिथिक नहीं, ये पेलियोलिथिक साइट है। तो ये बहुत ध्यान से पढ़ना होता है आपको कि कौन सी साइट पेलियोलिथिक है, कौन सी मेसोलिथिक है और कौन सी न्यूलिथिक है। बाकी जब आप सेकेंड एंड थर्ड स्टेटमेंट की बात करेंगे तो बिल्कुल सही है। तो इस हिसाब से जो आपका आंसर होता है वो होता है आपका बी, यानी कि 2 एंड 3 ओनली। तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन जो हमारे बात कर रहा है वो बात कर रहा है पेलियोलिथिक साइट्स के बारे में। तो इसमें ये फर्स्ट स्टेटमेंट कहता था पेलियोलिथिक पीरियड एक्सटेंड फ्रॉम 2 मिलियन ईयर्स टू अबाउट 12,000 ईयर अगो, यानी कि ये इसके पूरे क्या बात कर रहा है, ये इसके पूरे स्ट्रेच के बारे में बात कर रहा है कि कितना लंबा ये पीरियड था। दिस लॉन्ग स्ट्रेच ऑफ टाइम इज डिवाइडेड इनटू लोअर, मिडल एंड अपर पेलियोलिथिक। तो यहाँ पर ये बात क्या कर रहा है कि पेलियोलिथिक जो था वो 3 हिस्सों में डिवाइड था, एक आपका लोअर, एक आपका मिडल एंड थर्ड आपका अपर में। सेकेंड जब आप बात करते हैं ड्यूरिंग द पीरियड पेलियोलिथिक द ह्यूमन स्टार्ट टू सेटल अराउंड एंड स्टार्ट फार्मिंग एंड हर्डिंग। तो आपको ये बताना है क्या पेलियोलिथिक पीरियड वो पीरियड था जब आपका फार्मिंग और हर्डिंग स्टार्ट हुई थी। थर्ड की जब आप बात करेंगे तो मेहरगढ़ वॉज पॉपुलरली वन ऑफ द प्लेसेस वेयर पीपल लर्न टू ग्रो बार्ले एंड वीट एंड रेयर शीप एंड गोट फॉर द फर्स्ट टाइम इन द एरिया। तो थर्ड स्टेटमेंट आपकी बात कर रहा है कि क्या मेहरगढ़ वो ऐसी पहली साइटों में से है जहाँ पर आपको बार्ले एंड वीट उगाया हुआ मिलता है। तो जब आप इन तीनों को पढ़ेंगे तो आपको एक चीज़ समझ आएगी कि जो आपकी सेकंड स्टेटमेंट है वो गलत है। क्यों? क्योंकि ये जो सेकंड स्टेटमेंट लिखी गई है ये कैरेक्टरिस्टिक है आपके मेसोलिथिक के, यानी कि मेसोलिथिक एंड प्रॉपरली तौर पे ये नियोलिथिक पीरियड में आपके प्रोमिनेंस में आई थी फार्मिंग और हर्डिंग। तो इस हिसाब से जो आपका आंसर होगा 1 एंड 3 ओनली। तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग आर द बेसिक फीचर्स ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। देखिए हमारी टेस्ट सीरीज के दौरान हमने पिछले साल जो टेस्ट सीरीज लॉन्च करी थी उसमें हमने इंडस वैली सिविलाइजेशन, आपका एंशिएंट हिस्ट्री के टॉपिक्स, मॉडर्न के टॉपिक्स और पर्टिकुलर सारे स्टैटिक के टॉपिक्स बहुत ही कॉम्प्रहेंसिवली कवर करे थे। और हमारा जो इस साल के टेस्ट सीरीज है वो भी प्योर तरीके से स्टैटिक प्लस करंट अफेयर का एक कॉम्बिनेशन मिलके हम बना रहे हैं। तो उसमें आपको इस तरह के क्वेश्चन रेगुलरली मिलेंगे जो कि आपके रिवीजन के लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगे। एंड डेज में रिवीजन एक की होता है आपका प्रीलिम्स के लिए ताकि आप उसमें एस कर पाएँ। तो फर्स्ट स्टेटमेंट पढ़ते हैं। सिटी वाज डिवाइडेड इनटू 2 और मोर पार्ट्स। द पार्ट टू द वेस्ट वाज लार्जर वेयर इज द पास्ट इन द ईस्ट वर स्मॉलर। तो यहाँ पे बात कर रहा है कि जो आपकी हड़प्पा की आपकी जो सिटीज़ थी वो 2 भागों में डिवाइडेड थी, एक आपकी वेस्टर्न पार्ट और एक आपकी ईस्टर्न पार्ट। तो ये कह रहा है कि जो वेस्ट वाला पार्ट था वो बहुत लार्जर था और ईस्ट वाला पार्ट था वो स्मॉलर था। सेकेंड, द वॉल इन द सिटी वर मेड अप ऑफ अनबर्न्ट ब्रिक्स, यानी कि यहाँ पर जो सिटी की जो वॉल्स थी वो अनबर्न्ट ब्रिक्स से बनी थी। थर्ड की जब आप बात करेंगे, द ब्रिक्स वर लेड इन एन इंटरलॉकिंग पैटर्न एंड दैट मेड द वॉल स्ट्रॉन्ग, यानी कि ये जो ब्रिक्स थी वो इस तरीके से इंटरलॉकिंग पैटर्न में लगाई गई थी ताकि आपकी जो वॉल है वो और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन पाए। तो इसमें आपको क्या देखना है, इसमें आपको इनकरेक्ट निकालना है। देखिए हम जब क्वेश्चन करते हैं तो बहुत बार हम बिकॉज ऑफ लैक ऑफ द टाइम हम इन चीज़ों पे फोकस करना भूल जाते हैं कि वहाँ पे पूछा क्या है और हम मोस्टली आंसर क्या निकाल देते हैं करेक्ट के हिसाब से। तो आपको ये बहुत ज़्यादा ध्यान देना है कि वहाँ पर क्या पूछा गया है, करेक्ट या इनकरेक्ट। तो इसमें अगर आप देखेंगे तो इसमें पहला स्टेटमेंट आपका इनकरेक्ट है क्योंकि जो आपकी वेस्ट साइड की वॉल थी वो स्मॉलर होती थी, वेस्ट साइड का जो पार्ट था, क्योंकि यहाँ पर आपका क्या पाया जाता था, सीटाडेल पाया जाता था और ये स्मॉलर होता था। जबकि इन कंपैरिजन टू अगर आप ईस्ट की बात करें तो ईस्ट वाला पार्ट आपका बहुत ज़्यादा लार्जर था और इसे हम बोलते थे लोअर टाउन।
तो अब इसके हिसाब से आपका पहला स्टेटमेंट गलत होता है, तो यानी कि हम देखते हैं कि कौन कौन से दो स्टेटमेंट आपके आंसर हो सकते हैं। एक तो ये हो सकता है, ये हो सकता है और ये हो सकता है। अब सेकंड स्टेटमेंट हम देखते हैं, द वॉल इन द सिटीज वर मेड अप ऑफ अनबर्न्ड ब्रिक्स। तो जब आप वहाँ के ब्रिक्स के बारे में बात करेंगे तो वहाँ पर जो ब्रिक्स पाई गई थी वो बर्न्ड ब्रिक्स पाई गई थी। तो इस हिसाब से आपका फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट गलत होता है, जबकि थर्ड स्टेटमेंट आपका बिल्कुल सही है। तो हिसाब से आपका आंसर कौन सा बनेगा, 1 and 2 ओनली। तो ये हमें बहुत ध्यान रखना है, जब भी हम प्रीलिम्स का पेपर सॉल्व करें या कोई भी टेस्ट सीरीज उठा के उसे सॉल्व करें, आपको ये जरूर नोटिस करना है कि उसमें क्या पूछा गया है और एट द एंड आपको आंसर क्या निकालना है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम। अगला क्वेश्चन एक और इंडस वैली सिविलाइजेशन से रिलेटेड है। तो इसमें पहला स्टेटमेंट जो पूछा गया है, द इंडस वैली सिविलाइजेशन, द सिटीज ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन वर कंसिडर्ड एज द प्लैंड सिटीज बाय द हिस्टोरियन। क्या उनको प्लैंड सिटी माना गया था या उनमें कुछ और कमियां थी या किसी और तरीके से उनको हमने डिस्क्राइब करा हुआ था। तो जब आप बात करेंगे तो इसमें सेकंड चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो हम इसकी जब बात करेंगे तो इसमें हमें एक चीज देखनी है कि आपका यहाँ पर किस तरीके से उसको हिस्टोरियंस ने प्लान बताया था या किस तरीके से हम उसको यूज करते थे। एंड सेकेंड की जब हम बात करेंगे, यूज ऑफ द प्रीवियस मेटल बाय द पीपल ऑफ आईवीसी फॉर मेकिंग ऑर्नामेंट्स एंड ज्वेलरीज। यहाँ पे बात करी गई है कि जो प्रीसियस मेटल्स यूज होते थे उस टाइम पे, उनसे हम ऑर्नामेंट्स एंड ज्वेलरीज बनाते थे। थर्ड स्टेटमेंट की हम बात करेंगे, रॉ मटेरियल वर प्रोक्योर्ड फ्रॉम डिफरेंट प्लेसेस। क्या ऐसा था कि जो रॉ मटेरियल आपको चाहिए होता था वो अलग अलग जगहों से वहाँ पर इंपोर्ट किया जाता था या आपको और कई जगहों से प्रोक्योर्ड किया जाता था। तो इस हिसाब से अगर हम क्वेश्चन स्टेटमेंट्स को, ऑप्शंस को देखें तो सिलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द गिवन कोड। फर्स्ट ए 1 and 2, बी 2 and 3, थर्ड 1 and 3 and 4 ऑल ऑफ द अबव। तो अगर हम इसमें एक एक करके स्टेटमेंट्स को देखते हैं तो पहला स्टेटमेंट आपका बिल्कुल सही है, वहाँ की सिटीज़ बिल्कुल प्लान्ड थी, वहाँ पर इस तरीके से ग्रिड पैटर्न बनाया गया था। तो ये तभी मुमकिन हो सकता है जब आप उन सिटीज़ को प्लान्ड करके बनाएं। सेकंड, जब आप प्रीसियस मेटल्स की बात करते तो बिल्कुल वो ज्वेलरी में यूज़ होते थे, जैसे कि आपने एक का नाम सुना होगा सैफायर, सेकंड आपने सुना होगा लेपिजे। तो इस तरह के आपके वहाँ पर क्या पाए जाते थे, प्रीसियस स्टोन पाए जाते थे और उनकी हम क्या बनाते थे, ज्वेलरीज। जब आप रॉ मटेरियल की बात करते हैं तो ये एनसीईआरटी में लिखा हुआ भी है और आप लोग अगर पढ़ेंगे तो उसमें आपको मिल भी जाएगा कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशंस के लोग थे वो बाहर से बहुत सी चीज़ें इंपोर्ट करते थे। फॉर एग्जांपल आपका कॉपर को वो इंपोर्ट करते थे, टिन को इंपोर्ट करते थे, तो इस तरह की चीज़ें वहाँ पे बाहर से आती थी। तो इस हिसाब से आपका आंसर इसमें हो जाएगा डी, ऑल ऑफ दी अबव, यानी कि सारे के सारे स्टेटमेंट बिल्कुल सही हैं। अब हम बात करते हैं अगले की, 8th क्वेश्चन की। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग इंडस वैली सिविलाइजेशन। हड़प्पन ग्रू a variety of crops because of its topography and geographical locations। यानी कि ये बात करना चाह रहा है कि हड़प्पा में आपको बहुत सी वैरायटी ऑफ क्रॉप्स मिलेगी क्योंकि उसकी टोपोग्राफी एंड जोग्राफिकल लोकेशंस की वजह से। सेकेंड, जब आप बात करेंगे, द फार्मर मोस्टली डिपेंडेंट ऑन द रेनफॉल फॉर इरीगेशन पर्पस। थर्ड बात करेंगे तो हड़प्पन वर ऑल्सो एंगेज्ड इन हॉर्टिकल्चर एंड पिसीकल्चर। तो एक एक करके देखते हैं कि कौन कौन से एक एक करके स्टेटमेंट डिस्कस करते हैं। तो जब आप सबसे पहले स्टेटमेंट की बात करते हो तो यस, वहाँ पर बहुत सी क्रॉप्स उगाई जाती थी, जैसे आप देखेंगे कॉटन उगाया जाता था, राइस, वीट, बार्ले और भी कई सारी क्रॉप्स उगाई जाती थी। ये जस्ट एक छोटा सा एग्जांपल है वहाँ पे उगाई जाने वाली क्रॉप्स का। तो फर्स्ट स्टेटमेंट हमारा बिल्कुल सही होता है। सेकंड, जब हम स्टेटमेंट की बात करेंगे, द फार्मर मोस्टली डिपेंडेंट ऑन द रेनफॉल फॉर इरीगेशन पर्पस। जी नहीं, ये गलत है, क्योंकि आप अगर वहाँ की जोग्राफिकल लोकेशंस को देखेंगे तो वहाँ पर इरीगेशन के लिए आपको रेनफॉल बहुत कम मात्रा में मिलती थी। वहाँ पर जो मेनली इरीगेशन होता था वो आपका एक तो वेल्स के थ्रू होता था एंड वहाँ पर उन्होंने कैनाल्स बना रखी थी।
बहुत सी कैनाल्स के बारे में आपको पता लग जाएगा जब आप एनसीईआरटी को पढ़ेंगे। तो इसलिए वहाँ पर जो मेन सोर्स था आपका इरिगेशन का वो वेल्स एंड कैनाल थे। थर्ड स्टेटमेंट के बारे में बात करते हैं। तो हड़प्पन की जब बात होती है तो वहाँ पर एक तो वैरायटी बहुत मिलती थी, और सेकंड आप देखेंगे कि वहाँ पर हॉर्टिकल्चर फॉलो किया जाता था। हॉर्टिकल्चर यानी कि वेजिटेबल्स या फ्रूट्स को उगाना बोलते हैं हम। तो वहाँ पे आपको हॉर्टिकल्चर भी मिलता था एंड पिसीकल्चर। पिसीकल्चर हम बोलते हैं फिशिस को कल्चर करना। तो ये दोनों पाए जाते, तो इसलिए आपका 1 एंड 3 सही है। तो आपका आंसर होता है 1 एंड 3 ओनली। 9th क्वेश्चन पे हम आते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द धोलावीरा। तो जब आप धोलावीरा की बात करेंगे तो आपको इनमें से कुछ स्टेटमेंट्स के बारे में पता होना चाहिए। फर्स्ट, धोलावीरा वाज डिस्कवर्ड इन 1968 बाय द आर्कियोलॉजिस्ट जगतपति जोशी। इट वाज अमंग द बिगेस्ट मेट्रोपोलिस ऑफ आईवीसी। तो अगर हम बात करें तो ये वाली स्टेटमेंट आपकी बिल्कुल सही है। सेकेंड हम बात करते हैं, द सिटी ऑफ धोलावीरा इज डिवाइडेड इनटू 2 सब पार्ट, वन इज सीटाडेल एंड अदर इज लोअर टाउन। देखिए मोस्टली आपकी जो हड़प्पन साइट्स हैं वो आपकी 2 पार्ट्स में डिवाइड थी। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। वेस्टर्न वाला पार्ट को हम बोलते थे सीटाडेल और ईस्टर्न पार्ट को हम बोलते थे लोअर टाउन। लेकिन धोलावीरा इन सब में क्या है, एक एक्सेप्शन है। जो धोलावीरा था वो डिवाइडेड था 3 पार्ट्स में। इस तरीके से वहाँ पे 3 पार्ट्स थे। एक तो आपका अपर टाउन, मिडल टाउन एंड लोअर टाउन। तो ये यहाँ पे 3 पार्ट में डिवाइडेड था। तो सेकंड स्टेटमेंट आपकी गलत हो जाती है। थर्ड स्टेटमेंट, अनलाइक द ग्रेव्स एट अदर आईवीसी, नो मॉर्टल रिमेन्स ऑफ ह्यूमन हैव बीन डिस्कवर्ड एट धोलावीरा। ये बिल्कुल सही है। वहाँ पर एक भी आपको ह्यूमन का रिमेन्स नहीं मिला है। ये आपको ये एनसीईआरटी की क्लास 6 में मिल जाएगा। ये स्टेटमेंट आपको ये वहीं से कॉपी किया गया है। तो जब आप इसको पढ़ेंगे तो ये आपको एनसीईआरटी की क्लास 6 की हिस्ट्री की बुक में मिल जाएगा। तो ये आप उसमें से पढ़ सकते हैं। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा आपका 1 एंड 3 ओनली। तो हम अपने अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो जो अगला क्वेश्चन है वो 10th। इसमें आपको क्या करना है, मैच द फॉलोइंग्स देखने हैं। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं वेदास के बारे में और उनके फीचर्स के, जो उनके प्रोमिनेंट फीचर्स हुआ करते थे, यानी कि किस चीज़ पे वो वेदास बेस्ड थे। तो सबसे पहले जब हम बात करते हैं ऋग्वेदा के, तो यहाँ बात करी जा रही है अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ वेदा। जब आप सामवेद की बात करते हैं, अर्लीस्ट रिफरेंस ऑफ सिंगिंग। यजुर्वेद की बात करें, बुक्स ऑफ मैजिक एंड चार्म्स। अथर्ववेद की बात करें, बुक्स ऑफ प्रेयर्स। तो यहाँ पर आपको बताना है कि इनमें से कौन से करेक्टली मैच दे, यानी कि बिल्कुल सही तरीके से उनको मैच किया गया है। तो जब आप इन सबको पढ़ेंगे तो आपको एक चीज़ समझ आएगी कि यजुर्वेद है वो आपकी क्या है, अब बुक्स ऑफ प्रेयर है। अथर्ववेद है वो क्या है, अब बुक्स ऑफ चार्म्स है। तो यहाँ पे आपका आंसर होगा बी, 1 एंड 2 ओनली। तो अब हम आगे चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, ऋग्वेदा के बारे में। Consider the following statement regarding the Rig Veda. It is composed of 128 hymns called Sukta, यानी कि जो 128 उसमें हाइम्स थे उनको हम सुक्त बोलते थे, और जो 10 बुक्स थी उनको हम मंडल बोलते थे। सेकेंड बात करते हैं, आउट ऑफ 10 बुक्स और मंडल्स, बुक नंबर 1 एंड 10 आर दी यंगेस्ट। तो ये आपको बहुत ध्यान से क्वेश्चन करना है। वंस एज दे वर रिटन लेटर बुक्स ऑफ 2 to 9। तो इस तरीके से कुछ मंडल्स को बांटा गया था 1 से लेके 10 के क्रमांक में, और उसके बाद बताया गया था कि जो 1 एंड 10 थी वो यंगेस्ट थी। क्या ये सही है या ये गलत है? लास्ट आप जब पढ़ेंगे, हाइम्स ऑफ ऋग्वेदा वर कंपोज मेनली बाय द मैन। तो आपको इसमें क्या बताना है, इसमें करेक्ट स्टेटमेंट्स बतानी है। तो जब आप इसको पढ़ते हो तो फर्स्ट स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, सेकंड स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है, क्योंकि फर्स्ट एंड 10th वर दी यंगेस्ट, ये सबसे आखिरी में लिखी गई थी। थर्ड जब आप बात करते हो ऋग्वेदा, मोस्टली उनको मेंस ने लिखा था, बट कुछ जगह पे हमें साक्ष्य मिलते हैं कि उनको वुमेन ने भी लिखा था, जैसे कि गार्गी। और आप अगर इसमें और बात करेंगे लोपामुद्रा, तो इस तरह के कुछ वुमेन्स भी थी जिन्होंने आपके ऋग्वेद में कुछ हाइम्स को कंपोज किया था।
तो इस हिसाब से आपका आंसर है डी, ऑल ऑफ द अबव। 12th की हम बात करते हैं, इसमें हमें बात करनी है अर्ली वैदिक सोसाइटी के बारे में। तो सबसे फर्स्ट स्टेटमेंट है वुमेन हेल्ड अ हाई पोजीशन इन दी अर्ली वैदिक सोसाइटी वेयर वेदर इट इज़ डोमेस्टिक और रिलीजियस अफेयर। तो ये आपको बताना है कि क्या ऐसा सही था या गलत था। देयर वर नो रेगुलर आर्मी इन द अर्ली वैदिक टाइम बट देयर वर असेंबलीज वेयर पीपल मेट एंड डिस्कस्ड मैटर ऑफ वॉर एंड पीस। तो क्या ये सही है। थर्ड, द institution of rajas is not hereditary. Son did not automatically succeed fathers as rajas. यानी कि ये बताना चाह रहा है कि अर्ली वैदिक सिस्टम में हेरिडिटरी नहीं था राजा का इंस्टीट्यूशन। तो अगर हम इसको देखें, इसका जो आंसर होगा फर्स्ट स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। वहाँ पर बहुत प्रोमिनेंस रोल दिया गया था, बहुत प्रोमिनेंट रोल प्ले करती थी वुमेन, चाहे वो डोमेस्टिक हो चाहे वो रिलीजियस अफेयर हो। सेकेंड भी बिल्कुल सही है, देयर वर नो रेगुलर आर्मी। एंड थर्ड इज ऑल्सो करेक्ट, देयर वर नो इंस्टीट्यूशन ऑफ राजा दैट इज हेरिडिटरी। तो यहाँ पर आपका जो आंसर होगा वो ऑल ऑफ द अबव। तो हम अगले क्वेश्चन पे आते हैं जो कि 13th क्वेश्चन। इसमें ये पूछ रहा है कि महाजनपद के दौरान कौन कौन सी चीज़ें हैं जिन पर टैक्स लगता था। तो फर्स्ट इसने पूछा है कि क्या क्रॉप्स पे टैक्स लगता था, सेकेंड क्या क्राफ्ट्स पे टैक्स लगता था, थर्ड क्या हर्डर्स पे टैक्स लगता था, फोर्थ क्या ट्रेड पे टैक्स लगता था। तो यहाँ पे आपको ये देखना है और इन जो आपके कोड्स गिवन है उनमें से आपको सिलेक्ट करना है। तो जब आप महाजनपद की बात करते हो तो वहाँ पर यस बिल्कुल क्रॉप्स पे आपका टैक्स लगता था, क्योंकि क्रॉप्स का जो कुछ हिस्सा था, यानी कि मान के चलिए क्रॉप्स का 1/6 हिस्सा था वो राजा को दे दिया जाता था। जब आप क्राफ्ट्स की बात करेंगे तो जो भी चीज़ क्राफ्ट में बनाई जाती थी उसका कुछ पार्ट आपको राजा को टैक्स के रूप में दे दिया जाता था। जब आप हर्डर्स की बात करें और ट्रेड की बात करें, इन दोनों में भी आपका जो भी टोटल अमाउंट होता था उसका कुछ हिस्सा आपका ट्रेड में दे दिया जाता था। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा आपका ऑल ऑफ द अबव। तो हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और इसमें देखते हैं, यहाँ पर आपका है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग दी महाजनपदा। जनपदास वर एस्टेब्लिश्ड ऑन द बैंक ऑफ रिवर्स। क्या ये सही है कि जो जनपद से वो मोस्टली आपके रिवर की बैंक पे स्टैब्लिश किए गए थे। ऑल द जनपद्स हैव मोनार्की। थर्ड स्टेटमेंट है वैशाली वाज रूल्ड बाय द राजा विद द हेल्प ऑफ असेंबलीज। क्या इनमें से कौन कौन से स्टेटमेंट आपके करेक्ट है, ये आपको बताना है। तो जब आप बात करोगे महाजनपद की तो आप एक नोटिस करोगे कि जितने भी महाजनपद थे वो मोस्टली रिवर्स के बैंक पे पाए जाते थे। फॉर एग्जांपल जब आप इंडो गैंगेटिक प्लेन की इस तरीके से बात करते हो तो मगध आपका यहाँ पाया जाता है, और जब आप यहाँ पर उज्जैन की बात करते हो वो उज्जैन यहाँ पे शिप्रा नदी के किनारे पाया जाता है, और तक्षशिला की और भी कई सारी जितनी की भी बात करते हो वो सब क्या पाए जाते थे, रिवर्स के बैंक पे पाए जाते थे। तो फर्स्ट स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। सेकेंड स्टेटमेंट बात करते हैं ऑल द जनपद्स हैव मोनार्की। ये स्टेटमेंट आपकी गलत है, क्योंकि मोस्टली सब जगह पे मोनार्की फॉलो की जाती थी, बट आपका एक ऐसा जनपद था जहाँ पर मोनार्की फॉलो नहीं की जाती थी, वो था आपका वाजी का किंगडम। तो यहाँ पे जब हम बात करते हैं थर्ड स्टेटमेंट वैशाली वाज रूल्ड बाय राजाज विद द हेल्प ऑफ असेंबली, बिल्कुल सही है, क्योंकि ये जो वैशाली था वो वाजी की ही कैपिटल थी। तो ये ध्यान रखना, और इस हिसाब से हमारा जो क्वेश्चन का आंसर है वो है आपका 1 और 3 ओनली। 15th क्वेश्चन की बात करते हैं। हम यहाँ पर आ गए हैं बुद्धिज्म के टाइम पीरियड की बात करने। तो हम बुद्धिज्म के टाइम पीरियड की बात करेंगे। द बुद्धा बिलोंग टू अ स्मॉल गना नोज एज सांख्य गना एंड वाज अ क्षत्रिय। तो बुद्धा क्या थे, एक स्मॉल गना से बिलोंग करते थे, और वो मोस्टली वो क्या थे, वो एक क्षत्रिय थे, और उनका जो गण का नाम था वो था सांख्य। क्या स्टेटमेंट सही है। फॉर गेटिंग एनलाइटमेंट बुद्धा लेफ्ट हिज होम एंड दिस इज टर्म्ड एट महाभिनिष्कर्मण। तो जब बुद्धा ने अपने घर को छोड़ा था एनलाइटमेंट पाने के लिए, उस चीज को बोला गया था महाभिनिष्कर्मण। थर्ड, बुद्धा फॉलोड द टेलियोलॉजिकल व्यू ऑफ कर्म। क्या ये सही है। तो यहाँ पर बात करी जा रही है कि क्या बुद्धा ने टेलियोलॉजिकल व्यू ऑफ कर्मा को फॉलो करते थे। तो हम देखते हैं इसका आंसर क्या है। तो इसमें जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो बिल्कुल सही है, सेकंड स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, थर्ड स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि जब आप बुद्धा की बात करते हो बुद्धा डेंट्रोलॉजिकल व्यू फॉलो करते थे। अब देखिए ये डेंट्रोलॉजिकल और टेलियोलॉजिकल व्यू के बीच का डिफरेंस क्या है।
जब आप टेलियोलॉजिकल को समझेंगे तो यहाँ पर मोस्टली एंड रिजल्ट पे फोकस होता था, जबकि डेंड्रोलॉजिकल में आपका मीन्स पे फोकस होता है। या फिलॉसफी पढ़ेंगे तो डेंड्रोलॉजिकल फिलॉसफी में आपके दो लोग आपके मोस्टली है, इमैनुअल कांट और गांधी। ये दोनों भी डेंड्रोलॉजिकल फिलॉसफी को फॉलो करते थे। तो इस हिसाब से आपका जो आंसर है वो है 1 and 2 ओनली। अब यहाँ पर हम बात करते हैं 6 स्कूल ऑफ फिलॉसफी के बारे में, कौन कौन उसके फाउंडर थे। वशिष्ठ, कोनार्ड, न्याय, पतंजलि, सांख्य, कपिला, वेदांता, जेमिनी। तो आपको बताना है कि जो ये स्कूल है क्या इसके ये फाउंडर करेक्टली मैच्ड है या नहीं है। तो जब आप वैशिष्ठ की बात करेंगे तो यस इसके कोनार्ड थे, न्याय की बात करेंगे तो ये गलत है, सांख्य इसके कपिला बिल्कुल सही है, वेदांता जेमिनी ये गलत है। तो इस हिसाब से जो आपका आंसर होता है वो होता है 1 and 3। हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। यहाँ पर बात कर रहे हैं ड्यूरिंग द महाजनपद पीरियड उपनिषद वर कंपाइल्ड बाय मैन एंड हायर कास्ट पीपल ओनली। ये गलत है, ऐसा जरूरी नहीं है, क्योंकि आप जब देखेंगे तो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि वुमेन्स ने भी बहुत रोल प्ले किया था आपका। तो अगली हम बात करते हैं जब पाणी के बारे में। पाणी वाज द वन ऑफ द फेमस ग्रामर टीचर ऑफ तमिल लैंग्वेज। आपको यहाँ पे बताने हैं इनकरेक्ट। तो पहला तो आपका गलत है, सेकंड भी आपका गलत है, क्योंकि वो फेमस ग्रामर टीचर थे लेकिन वो तमिल के नहीं, वो थे संस्कृत के। तो आप यहाँ पर जब क्वेश्चन देखेंगे, वैसे तो अगर यहाँ पर करेक्ट पूछा गया होता तो आपका आंसर यहाँ पे होता नन, बट क्योंकि यहाँ पे इनकरेक्ट पूछा गया तो आपका आंसर होगा बोथ। हम 18th क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पे हम जैनिज्म की बात करेंगे। जैनिज्म केम इनटू प्रोमिनेंस इन 6th century BC when Lord Mahavira propagated the religion. There were 24 great teachers, last of whom were Lord Mahavira। ये बिल्कुल सही है। आपका जो बुद्धिज्म और जैनिज्म ये 6ठी शताब्दी के दौरान ही प्रोमिनेंस में आया था, और जैनिज्म को जो मेन टीचर्स थे वो थे आपके लॉर्ड महावीरा। सेकेंड की जब आप बात करेंगे, जैनिज्म वर डिवाइडेड मेनली इनटू 2 सेक्ट्स, दिगंबर एंड श्वेतांबर। थर्ड की बात करेंगे, महावीरा एंड हिज फॉलोवर हैव यूज्ड पाली लैंग्वेज टू प्रोपेगेट द रिलीजन। तो देखिए इस क्वेश्चन पे जहाँ जहाँ पे मैंने सर्कल करे हैं ये वो चीज़ें होती हैं जो आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट ध्यान देना होता है। तो जब आप महावीरा की बात करेंगे तो उन्होंने पाली लैंग्वेज नहीं, प्राकृत लैंग्वेज को मेन यूज किया गया था। तो इस हिसाब से आपका थर्ड स्टेटमेंट गलत, फर्स्ट एंड सेकंड ये बिल्कुल करेक्ट है। तो इसमें आपका आंसर होता है ए 1 and 2 ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द विनय पिटक ऑफ बुद्धिज्म वर मेनली focused on the rules made by the Buddhist Sangha. The Sutta Pitaka of Buddhism mainly focused on the philosophy, and the Abhidhamma Pitaka mainly focused on the teaching of Gautam Buddha। तो यहाँ पर आपको ये जो 3 पिटकों के बारे में बताया गया है, आपको बताना है कि वो किस चीज़ पे फोकस करते थे। तो जब आप इसमें देखेंगे, आप विनय पिटक ये बिल्कुल सही है। विनय पिटक आपका रूल्स को बहुत ज़्यादा फोकस करता था। जब आप यहाँ पर लास्ट के 2 पढ़ेंगे ये आपके इंटरचेंज कर दिए गए हैं। जब आप सुत्त पिटक की बात करते हो तो ये मोस्टली टीचिंग को फॉलो करते थे, यानी कि टीचिंग पे बेस बनाया गया था। और अभिधम्म पिटक की बात करोगे ये आपका फिलॉसफी बेस्ड था। तो यहाँ पर आपका जो आंसर है वो हो जाएगा आपका 1 ओनली, क्योंकि आपको क्या बताना था, करेक्ट बताना था। 20 क्वेश्चंस की हम बात करते हैं। यहाँ पर हम मोनेस्ट्रीज के बारे में बात करेंगे। द अर्लीस्ट मोनेस्ट्रीज वर फाउंड ड्यूरिंग द मौर्यन पीरियड। क्या ऐसा सही है कि जो आपकी मोनेस्ट्रीज थी वो मौर्यन पीरियड के टाइम से फाउंड की जा रही हैं? सबसे पुरानी जो मोनेस्ट्रीज हैं वो मौर्यन पीरियड की हैं। ड्यूरिंग द मौर्यन पीरियड ओनली विहाराज वर प्रोमिनेंस, चैत्य वर डेवलप्ड इन लेटर पोस्ट मौर्यन पीरियड। क्या ऐसा है कि आपके मौर्यन टाइम में आपके मोस्टली विहार्स होते थे, चैत्यास जो थे वो आपके पोस्ट मॉडर्न में डेवलप हुए हैं। थर्ड है चैत्य एट कार्ले इज बाय फार द लार्जेस्ट केव मोनेस्ट्री। तो आपको इसमें क्या बताना है, करेक्ट बताना है। तो यहाँ पर जब आप देखेंगे आपका फर्स्ट बिल्कुल सही है, सेकंड बिल्कुल सही है, थर्ड बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे आंसर है ऑल ऑफ दी अबव। अब आपको यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट जो सिटीज़ थी मौर्यन एम्पायर की
उनको नॉर्थ टू साउथ लगाना है। तो जब आप सबसे ऊपर पे देखेंगे तो सबसे नॉर्थ में आपको मिलेगा तक्षशिला, फिर सेकंड पे आपको मिलेगा कालसी। तक्षशिला के आपके बारे में जानते होंगे, ये आपका मोस्टली पाकिस्तान साइड पड़ता था। कालसी आपका उत्तराखंड में है। जब आप सारनाथ की बात करें, ये आपका यूपी साइड पड़ता है। और मस्की की बात करें तो ये आपका कर्नाटका में पड़ता है। तो इस हिसाब से आपको अरेंज करना है। तो आप देखेंगे इसमें आपका आंसर होगा 1 4 3 2। तो यहाँ पे आपका आंसर होगा सी ऑप्शन। अब हम बात करने जा रहे हैं मौर्यन एम्पायर के दौरान जो मैगस्थनीज फॉरेन ट्रेवलर या फिर जो कोटेशन थे उनके मौर्यन एम्पायर में, तो उन्होंने कुछ डिस्क्रिप्शन दिए थे मौर्यन एम्पायर के बारे में, तो उसकी हम बात करेंगे। तो इसमें फर्स्ट स्टेटमेंट लिखा है द हाउसेज ऑफ मौर्यन एम्पायर वाज ऑफ 2 to 3 स्टोरी हाइज। अगर आप इसकी बात करेंगे ना, ये स्टेटमेंट हमने एनसीईआरटी से लिए थे। तो आप एनसीईआरटी को अगर क्लोजली पढ़ेंगे तो उसमें आपको ये सारे के सारे स्टेटमेंट मिल जाएंगे। सेकेंड, द किंग्स इज सराउंडेड बाय आर्म्ड वुमेन हु प्रोवाइडेड प्रोटेक्शन टू द किंग। थर्ड इज देयर वर अरेंजमेंट ऑफ मेडिकल ट्रीटमेंट फॉर बोथ ह्यूमंस एंड एनिमल्स। तो आपको यहाँ पे बताना है कौन सा आपका करेक्ट आंसर है। तो जब आप इन तीनों चीज़ों की बात करेंगे तो ये तीनों चीज़ें बिल्कुल करेक्ट हैं और आपका आंसर यहाँ पे हो जाएगा डी, ऑल ऑफ दी अबव। अब हम 23rd क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं पंच मार्क कॉइन्स के बारे में। तो यहाँ पे बात करी गई है अर्लीस्ट पंच मार्क कॉइन्ड इन इंडिया डू नॉट हैव एनी डेफिनेट शेप whereas Greek coins were of round shape. Indian coin do not have any inscription written in contemporary language, whereas in Greek coins there were inscription on both sides. तो यहाँ पे बात करी गई है पंच मार्क्ड कॉइन्स की। तो सबसे पहला अगर हम स्टेटमेंट देखें तो यस, ये बिल्कुल सही है। हमारे जो अर्ली पंच मार्क्ड कॉइन्स थे वो कोई रेगुलर शेप के नहीं थे, वो किसी भी तरीके से हो जाते थे, इस तरीके से या इस तरीके से, तो इस तरीके से बनाए गए थे। वेयर एज आप ग्रीक कॉइन्स को देखें, उनका एक परफेक्ट शेप होता था, राउंड शेप होता था। इंडियन कॉइन्स में बिल्कुल सही बात है, कोई भी इंस्क्रिप्शंस आपका यूज नहीं किया गया था कंटेम्प्रेरी लैंग्वेज का। मोस्टली इंडियन कॉइन्स में आपके क्या होते थे, पिक्चर्स होती थी गॉड और गॉडेस की, ये पिक्चर्स हम शो करते थे। वेयर एज जब हम ग्रीक्स की बात करते हैं तो वो कुछ इंस्क्रिप्शंस लिखा करते थे। तो यहाँ पे आपको इनकरेक्ट बताना था, तो इस जगह पर आपका आंसर हो जाएगा डी, नन, यानी कि बोथ आर यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा डी, यानी कि इनमें से कोई भी इनकरेक्ट नहीं है। अब हम अपने 24th क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पर हम सदर्न कोस्ट के कुछ किंगडम्स की बात करेंगे। मूवेंदर वाज द टर्म यूज फॉर द हेड चीफ ऑफ द फैमिलीज इन द सदर्न किंगडम। देखिए, जब आप सदर्न किंगडम की बात करेंगे तो वहाँ पर कुछ फैमिली जो इंपॉर्टेंट थी, फर्स्ट इज चोला, सेकेंड इज चेरा, थर्ड इज पांड्या, पल्लवा। तो ये कुछ फैमिलीज थी जो वहाँ की इंपॉर्टेंट थी। तो यहाँ पे बात करी गई है क्या, मूवेंदर एक टर्म यूज करी गई थी जो इन फैमिलीज का हेड होता था उसके लिए। द चीफ ऑफ द किंगडम कैन कलेक्ट रेगुलर टैक्स। श्रेणी इज अ टर्म यूज्ड फॉर गिल्ड ऑफ आर्मी। तो जब आप यहाँ पर बात करेंगे तो ये बिल्कुल गलत है। यहाँ पर आपको श्रेणी जो टर्म है वो आर्मी के लिए कभी यूज नहीं हुई है। श्रेणी एक गिल्ड होता था, किसका, मर्चेंट्स का, यानी कि मर्चेंट्स के ग्रुप को हम श्रेणी बोलते थे। जब आप यहाँ पे बात करेंगे चीफ ऑफ किंगडम कैन कलेक्ट और रेगुलर टैक्सेस, जी नहीं, यहाँ पर आपको टैक्सेस नहीं दिखते थे। टैक्सेस नाम या फिर आप किंग को जो टैक्स नहीं दिया जाता था उनको हर चीज़ एज अ गिफ्ट के फॉर्म में दी जाती थी। तो यहाँ पर जो आपको बताना है इनकरेक्ट, तो इस हिसाब से आपके सेकेंड और थर्ड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, तो आपका आंसर हो गया बी। हम चलते हैं अपने आज के लास्ट क्वेश्चन में, और ये एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, तो इसके बारे में बात करते हैं। ये यूपीएससी ऑलरेडी पूछ चुकी है CAPF के एग्ज़ाम में, तो इसलिए ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। द सातवाना आर आइडेंटिफाइड इन द पुराण बाय विच अमंग द फॉलोइंग एपिड्स। तो सातवाहनों को इनमें से किस और नाम से भी जाना जाता था। तो ए आंध्रा, बी शक, सी छत्रपा, डी शुम्स।
तो यहाँ पर जब आप बात करेंगे तो ये आप ये पाएंगे कि शातवाहनास को एक और नाम से पाया जाता था, वो था आंध्रास के बारे में। तो चलिए यहाँ पर हमारा टेस्ट सीरीज़ का पार्ट 1 का डिस्कशन ख़त्म होता है और हम जल्दी ही इसका पार्ट 2 लाएंगे। और इसी तरीके से हम इस वीक में जो 100 क्वेश्चन हमारी टेस्ट सीरीज़ में, वीकली टेस्ट सीरीज़ में होते हैं, उनको 4 पार्ट्स में हम कवर कर देंगे। तो थैंक यू वेरी मच। आप लोग इस सीरीज़ को फॉलो करिए और इसमें आपको बहुत सी चीज़ें मिलेंगी आपके स्टैटिक के बारे में, एंड आप करंट अफेयर से भी वीकली अवेयर होते रहोगे। तो थैंक्स अ लॉट।